गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए समय न व्यतीत करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4 या फिर 2 या फिर 5। तो यहाँ पर अभ्यांतर प्रश्न की बात हो रही है। तो अभ्यांतर प्रश्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद हैं, ठीक है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद को माना है। जब आप कामता प्रसाद जी की बात होगी तो आपको 4 भेद डालना है, ऐसे 2 भेद हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं कि कामता प्रसाद जी के अनुसार कौन कौन से भेद हैं। तो पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईसत स्पृष्ट। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। स्पृष्ट हो गया, ईसत स्पृष्ट तीसरा हो गया। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा प्लीज। विवृत और ईसत विवृत, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो पहला है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या फिर मगही। यानी कि ये 3 है और कोई एक नहीं है। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है और मगही जो है क्या है? बिहारी हिंदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही। और मगही जो है बिहारी हिंदी हो गया। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी भी आता है और मैथिली भी आता है, ठीक है। मैथिली और भोजपुरी आता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है या फिर 85 अपभ्रंश में लिखी गई है या फिर पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? एक स्टेटमेंट दिया गया है, बोल रहा है कि कबीर के जो निर्गुण पंथ का आधार है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह किसका विचार है? यह किसका स्टेटमेंट है? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का या फिर राहुल सांकृत्यान का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर गोविंद त्रिगुणायुत का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता जागृत हुई है। अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? अब फिर से जो है कि स्टेटमेंट आ गया है, पूछ रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि ये कथन किसका है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर राजकुमार वर्मा। तो इसका भी यही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये स्टेटमेंट है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद की बात हो रही है तो राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से या फिर स्वसुखी शाखा से या फिर ज्ञान मार्गी शाखा से। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है?
भंवर गीत किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की या फिर कृष्णदास की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास की रचना है। भंवर गीत नंददास की है और सूरदास की हो गई सुरसावली। सुरसा बहुत बार पूछा गया है ये सूरदास जी के बारे में, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। सुरसावली, सूरसागर, सूरसागर बहुत फेमस रचना है सूरदास जी का, सुरसावली और सूरसागर। चलिए अब अगले प्रश्न, ये दोनों रचनाएं किनका है? तो सूरदास जी का। और भंवर गीत किसकी रचना है? तो नंददास का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, यहाँ पूछ रहा है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या थे? चरमोत्कर्ष का युग था, या फिर उत्थान का युग है, या फिर विस्तार का युग है, या फिर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरोत्तर, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान बुद्ध जुड़िबे में नेकू जे न मुड़के, नीत देन वारे हैं मही के महीपालन को, हिय के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उड़के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद है अदनिया असुर के, चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। यहाँ पर चंद पंक्ति दिया हुआ है और पूछा है कि ये कथन जो किस बात पर हुआ था? तो ये पूछ रहा है कि अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, या फिर जगत सिंह, या फिर राजा परीक्षित, या फिर महाराज उदित नारायण सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर सिंह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दीन काम कौतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। ये पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है ये किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग को ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग प्लीज़ इसका बताइए, 1 मिनट का हमको समय दीजिए। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और प्रेमचंद जी के बारे में बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में जो उनका है मयंक, जीर्ण जनपद, ये सभी रचनाएं उनका है। जीर्ण जनपद आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यहाँ पर 2 लाइन की पंक्ति दी हुई है और उसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसकी रचना है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, श्रीधर पाठक, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया रचना है। ये कब हुआ था? तो 1886 में, 1886 में लिखा गया था श्रीधर पाठक के द्वारा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? यहाँ पे पूछा गया कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, और यहाँ पे इसकी रचनाकार कौन है ये भी बताते हैं आपको। तो इसका पहला ऑप्शन है शरद चंद्र
या बंकिम चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शरद चंद्र। और इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर रचनाकार हैं आवारा मसीहा के। और किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? यहाँ पे एक निबंध से लिया गया है, पंक्ति लिया गया है। ये किससे आधारित है? तो पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा है युद्ध और नारी, तीसरा है जीवन का व्यवसाय और है मजदूरी और प्रेम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? युद्ध और नारी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। युद्ध और नारी से लिया गया है निबंध से, और महादेवी वर्मा के बारे में लिखा, महादेवी वर्मा ने इनको लिखा है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की एक प्रश्न रह गया, ये पहले से ये प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि एक कहानी के बारे में पूछा गया है कि किसमें ऐसा कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, या फिर बाहुबली, या फिर दृष्टि दोष। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा लिखा गया? पहले ये बता देती हूँ आपको मैं कि इसके जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया है, जैनेन्द्र जी के द्वारा। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया है। उसी से उसमें ये टॉपिक दिया हुआ था कि अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की। ठीक है, तो नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपत्ति, या फिर प्रणयनी परिणय। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु। और आप लोग को पता होगा कि परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। लाला श्रीनिवास, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखित रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1882 में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। इसका नोट भी करते हुए आप लोग साथ साथ बना भी रहे होंगे नोट को। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर नाटक है, पूछ रहा है कि प्रणदत्त के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, या फिर अजातशत्रु। इसका सही जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त। किसका रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का रचना है। स्कंदगुप्त कब लिखा गया था? तो 1928 में लिखा गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है अनुमतिवाद, भोगवाद, या फिर अभिव्यक्तिवाद, या फिर आरोपवाद। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आचार्य भरत के जो रस सूत्र हैं उसके व्याख्याता जो हैं शंकुक की बात हो रही है। ठीक है, उसका कौन है? सिद्धांत का क्या नाम है? अनुमतिवाद है नाम, या फिर भोगवाद है, या फिर अभिव्यक्तिवाद है, या फिर आरोपवाद है? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा।
उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा वीडियो। इसका उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अनुमितिवाद। ठीक है। आचार्य भरत मुनि जो है रससूत्र के व्याख्याता शंकु के क्या सिद्धांत का नाम था, तो अनुमितिवाद। आप लोग उसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक IA रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है। यहाँ पूछा गया कि नहीं है, यानी कि इनमें से 3 है और 1 नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, या फिर कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई, परम महासु एकु कने दुरी अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में से महासुख का संबंध किस किस से है। ठीक है। पहला ऑप्शन है महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। या फिर प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। या फिर महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है। इसका आप लोग ऑप्शन बताइएगा, इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो जिससे कि इसमें कोड दिया हुआ है, कोड क्या दिया है, A और D सही है, या फिर B और D सही है। ठीक है। A, B और C सही है, या फिर A, B और D सही है। आप लोग इसका बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, A, B और C तीनों सही है। महासुख जो है, महासुख का तत्सम रूप भी है, और महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द भी है, और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। चलिए ये तीनों सही बात है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग को प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, इन पंक्ति में तुलसी का क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है नाथ पंथ का हठयोग, मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, या फिर जनता हठयोग को पसंद करती थी, या फिर योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, या फिर जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। UGC नेट जो है ऐसे ही लंबा लंबा प्रश्न भी देता है। ठीक है। आपको मैक्सिमम प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देख लिए। अब इसमें कोड को देखते हैं कि A, B और D सही है, या फिर B, C और D सही है, या फिर A और D दोनों सही है, या फिर A और C सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, A और C सही है कि नाथ पंथ का हठयोग, मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। ये दोनों बात सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है न नगरी काया विधि किन्हा, लेई खोजा पावा ते चिन्हा, पय सुठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जसुई न नाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाए पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 4 धर्मशालाएं, या फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, या फिर शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है, या फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दूसरा सही हो जाएगा। B और C दोनों सही है, यानी कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग का अंग भी है, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान भी है। ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही अजहूँ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडउती, 3 तने रविदास दासा अनुदासा। इन काय पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। तो पहला ऑप्शन है लोक व्यवहार, दूसरा है वर्ण व्यवस्था, तीसरा है विनय, चौथा है गर्भोक्ति।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। इसमें लोक व्यवहार की भी बात हुई है, वर्ण व्यवस्था की भी बात हुई है और विनय की भी बात हुई है। अगर आप लोगों को प्रश्न पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा भी कि आप लोग को किस टाइप के और प्रश्न चाहिए, उसके अनुसार मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत ते अंतु लहा है, ताको सहेसठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है, जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है, जान की जीवन जान न जानियो तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? ये पहला ऑप्शन है, उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, या फिर वे स्वयं महागवार है, या फिर संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, या फिर जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। ये दोनों बात वो अपने लिए खुद बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काय पंक्तियों के आशय हैं? उड़ में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नहीं, उधो तिरछे हवे जो अड़े। पहला ऑप्शन है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो आप ऑप्शन देख लिए, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये भी सही है, और वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती, ये भी सही है, और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये बात भी सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यहाँ रीतिमुक्त कविता की बात हो रही है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। दूसरा, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, या फिर अभिव्यंजना में यह अभिधामूलक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कि यह ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही उत्तर। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को कुछ अगर आपको पूछना है या फिर कुछ और जानना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहला है, अब ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किंसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उड़ दो, जू वियोग तिहाड़े मातो फिरे न घिरी, अब लानी पे जान मनोज यूं डारत मारे, हवे अभिलाषिनी पात निपात कढ़े हिय सूल उनसासनी डारे, है पतझाड़ बसंत दुहूँ घन आनंद एक कहीं बाढ़ हमारे। इन पंक्तियों में अभाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? पहला है उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, या फिर उक्ति सादृश्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें उक्ति वैचित्र्य का भी हुआ है, ठीक है, उक्ति चमत्कार भी हुआ है, और उक्ति विपर्य भी हुआ है। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई के पदों का मुख्य है। यहाँ मीराबाई की बात हो रही है कि मीराबाई के पदों का मुख्य है कि अपूर्व भाव विहलता है, या फिर रहस्यानुभूति है, या फिर आत्मसमर्पण है, या फिर भगवद विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखिए मीराबाई में तो अपूर्व भाव विहलता भी मिलता है, आत्मसमर्पण भी मिलता है, और भगवद विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी मिलती है। ये तीनों चीज़ में मीराबाई के रचना में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। रहस्यानुभूति नहीं मिलती है, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द है। खड़ी बोली क्या शब्द है?
कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, या फिर दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, या फिर खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, या फिर खड़ी बोली में लोक साहित्यिक बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ये भी सही बात है। हिंदी मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये भी सही बात है। और खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, ये भी सही बात है। लेकिन खड़ी बोली में साहित्यिक बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है। इसका ऑप्शन देख लीजिए किस में आ रहा है, तो इसका आंसर ये सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? यहाँ पे है पूछा गया, किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो पहला ऑप्शन है कामाध्यात्म की समस्या, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है युद्ध दर्शन, या फिर चौथा है सुधारवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो है कामाध्यात्म की समस्या भी मिलती है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ भी मिलता है, और युद्ध दर्शन भी होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? यहाँ पे अज्ञेय जी की बात हो रही है। आत्मचेतस से, या फिर विचार कविता से, या फिर बाबरा अहेरी से, या फिर जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग से है। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए आत्मचेतस से भी है, ठीक है, आत्मचेतस से भी है, और बाबरा अहेरी से भी है, और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग से भी है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन से ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? यहाँ पात्र पूछ रहा है। लहना सिंह है, पंडित बुद्धिराम है, अमीना है, और सुनंदा है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कौन कौन से पात्र हैं इसमें। देखिए आपको पता होगा कि अमीना तो ईदगाह की पात्र है, ये तो आप सभी को पता होगा। अमीना जो है किसकी पात्र है? तो ईदगाह की, और ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। आप लोग इस टाइप से भी कोड को मिलान करके ना अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमीना के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। अमीना हो गया, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं और कौन है। और हो गया लहना सिंह हो गया, और कौन हो गया? पंडित बुद्धिराम हो गया, और सुनंदा हो गई। ये 3 हो गई, ठीक है। तो पंडित बुद्धिराम जो हैं किसके पात्र हैं? बूढ़ी काकी के पात्र हैं, बूढ़ी काकी के पात्र हैं। तो बूढ़ी काकी किसके द्वारा लिखा गया? सभी को पता होगा बूढ़ी काकी जो है किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद जी के द्वारा। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया बूढ़ी काकी और ईदगाह। तो ये दोनों, इसका ऑप्शन हो जाएगा अमीना और पंडित बुद्धिराम। चलिए अब जान लेते हैं लहना सिंह जो है, लहना सिंह किसका पात्र है? तो लहना सिंह है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिखा हुआ रचना है, उसने कहानी है, उसने कहा था, उसमें था लहना सिंह। लहना सिंह आप लोग जरूर पढ़िएगा, इस कहानी बहुत अच्छी ही मार्मिक ये कथा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। मैं लहना सिंह। और सुनंदा जो है जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया पत्नी कहानी का, इसको मैं आपको लिख देती हूँ। पत्नी कहानी है जैनेन्द्र जी के द्वारा, जैनेन्द्र जी के द्वारा। इसमें सुनंदा है उसका पात्र का नाम, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट तैयार कर लिया होगा। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं, कौन कौन पात्र हैं? तो कृष्णचंद है, सोफिया है, हरिप्रसन्न है, और फिर गजाधर हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा कि प्रेमचंद की रचना है एक सेवा सदन है, आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे उम्मीद है। प्रेमचंद की एक रचना है सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है, उसमें पात्र है कौन है? तो कृष्णचंद। कृष्णचंद जो है सेवा सदन की रचना है, उसमें पात्र है। और है
रंगभूमि, रंगभूमि है एक, आप लोग रंगभूमि पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। सोफिया, रंगभूमि में सोफिया है, ठीक है। ये सोफिया और रंगभूमि क्या हो गया, दोनों किसका हो गया, दोनों हो गया। और एक है सेवा सदन में और एक है गजाधर, ठीक है। तो यानी कि कौन कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णचंद, हरिप्रसन्न और गजाधर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये हरिप्रसन्न नहीं होगा, सोफिया और गजाधर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। कृष्णचंद किसका हो गया, तो सेवा सदन का हो गया, सेवा सदन, ठीक है। सोफिया किसका हो गया, तो रंगभूमि का, रंगभूमि का, ठीक है। और ये गजाधर किसका हो गया, वो भी हो गया सेवा सदन का। ये तीनों इसके पात्र हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या क्या लिखा गया है, तो आलोक पर्व है, या फिर माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, या कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि आलोक पर्व किसके द्वारा लिखा गया, तो आलोक पर्व लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। और विचार और वितर्क भी लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आलोक पर्व और विचार और वितर्क लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और ये हो गया है माटी हो गई सोना, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और ये लिखा गया है इंद्रनाथ मदान के द्वारा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इंद्रनाथ मदान के अनुसार। और ये लिखा गया है किसके द्वारा, कन्हैया लाल के द्वारा, कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। पहला ऑप्शन है अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, या फिर गर्दिश के दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपने अपने पिंजरे जो है वो दलित आत्मकथाएं हैं, और मेरी पत्नी और भेड़िया ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। तो इसका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। तो पहला ऑप्शन है बादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन, या फिर क्लॉड लेवी त्रास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बादाम बावेरी तथा जॉन लॉक। ये ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर इसका कोड सही हो जाएगा। इसका कोड 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है। रचित पूछ रहा है कौन सा है, तो संग्राम हो गया, डायरेक्टर हो गया, बड़े खिलाड़ी हो गया, और प्रेम की वेदी हो गया। ये पूछ रहा है कि प्रेमचंद जी के द्वारा इसमें से कौन से रचना रचित हैं। आप लोग इसका कोड भी इसका देख लीजिए कि कौन सा कोड है। बी और डी सही है, या फिर ए और सी सही है, या फिर बी और सी सही है, या फिर ए और डी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा संग्राम और प्रेम की वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संग्राम और प्रेम की वेदी जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, या फिर साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, या फिर साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, या फिर साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। ये दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती के आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे अनुक्रम पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन के हिसाब से चित्रावली पहले आया था या फिर मृगावधी, चंदायन, अनुराग बांसुरी, ये 4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि चारों में से इसका सही अनुक्रम क्या है। तो इसके अनुक्रम कैसे चलेगा पता? तो उसकी चलेगा पता जब इसके रचना काल के समय से। तो देख लेते हैं कि पहले इसका रचना काल के समय का देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो इसका हुआ था पहले सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था चंदायन। कब आया था? 1379 में। 1379 में आया था। फिर आया था मृगावधी, आया था मृगावती 1501 में आया था। फिर आया था चित्रावली 1613 में आया था। ठीक है, फिर आया था अनुराग बांसुरी, कब आया था? 1764 में। देख लीजिए किसमें ये आंसर मिल रहा है। सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावधी, फिर चित्रावली और फिर अनुराग बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम। इसमें वही बात पूछ रहा है कि जन्म काल पहले किसका हुआ था? पहले दादू, मलुकदास, गुरु नानक और सुंदरदास, ये चारों का जन्म काल पहले जान लेते हैं। अगर चारों का जन्म काल हमें पता होगा तो हमें इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख लेते हैं किसका किसका। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, और दादू दीनदयाल का कब हुआ था? गुरु नानक। ठीक है, और दादू दीनदयाल का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 1544 में। ठीक है, फिर हुआ था मलुकदास जी का जन्म 1574 में और फिर हुआ था सुंदरदास जी का जन्म 1596 में। आप लोग उसको नोट करते हुए चलिएगा। यानी पहले हो गए गुरु नानक जी, ठीक है, फिर हो गए कौन हो गए? दादू हो गए, ये दादू दीनदयाल हो गए, फिर मलुकदास जी हो गए, फिर सुंदरदास जी हो गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथों का सही अनुक्रम है। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये यूजीसी नेट जो है अनुक्रम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ अनुक्रम को ध्यान रखिएगा, जन्म के आधार पर ध्यान रखिएगा कि किसका जन्म कब हुआ था। तो चारों का फिर जन्म देख लेते हैं कि सुरती मिश्र, देव भूषण और जसवंत सिंह, इन चारों का जन्म अगर काल हमें पता होगा तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो इसका देख लेते हैं इसका जन्म काल कब हुआ। सबसे पहले भूषण जी का जन्म हुआ था। ठीक है, भूषण आपको मैं अच्छे से यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। भूषण का कब जन्म हुआ था? तो 1613 में हुआ था। फिर जसवंत सिंह का हुआ था, कब हुआ था? 1626 में हुआ था। फिर हुआ था देव का कब? 1675 में हुआ था। फिर लास्ट में हुआ था सुरती मिश्र का 1709 में। थोड़ा जगह का कमी है इसलिए मैं इसे लिख रही हूँ। ठीक है, फिर हुआ था सुरती मिश्र का। देख लीजिए ऑप्शन क्या है। तो पहले सबसे पहले आ गया भूषण, फिर जसवंत सिंह, फिर आ गया देव, फिर आ गया सुरती मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। थोड़ा मैं आपको समय देती हूँ नोट करने के लिए, आप लोग उसको नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? फिर वही पूछ रहा है कि सही अनुक्रम क्या है। श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है और रामनरेश त्रिपाठी है। अगर हमें इसका ही पता होगा जन्म काल तो हमें आसानी होगा। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ? तो श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है। श्रीधर पाठक का कब जन्म हुआ है? तो 1859 में। 1859 में हुआ है जन्म श्रीधर पाठक का, 1859 में हुआ है। फिर हुआ है 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का। ठीक है, फिर हुआ है गया प्रसाद का 1883 में। फिर हुआ है
राम नरेश त्रिपाठी का 1889 में। तो आप लोग देख लीजिए इसका क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहले श्रीधर पाठक है, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, फिर ए नंबर ही मिल रहा है। फिर देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, और फिर लास्ट में कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। क्या सही अनुक्रम है? उर्वशी है पहले कि पहले कनुप्रिया आई है कि पहले कामयानी है कि यशोधरा है? आप जानिए इसका सबसे पहले कौन आया है। तो आपको जैसे पता होगा सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले आया है यशोधरा। देख लीजिए दोनों ऑप्शन मिल रहा है यशोधरा का। अब देखते हैं इसमें से कौन सही होता है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया कामायनी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाकी दिए तो अपने आप गलत हो रहा है। सबसे पहले आया यशोधरा, फिर कामायनी, फिर कनुप्रिया, फिर उर्वशी। अब इसका सबका समय काल देख लेते हैं। यशोधरा का समय काल है 1932 में आया है वो, ठीक है। कामायनी का है 1935 में। कामायनी किसने रखा है आप लोग को पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और यशोधरा किसके द्वारा लिखा गया, गुप्त जी के द्वारा। मैं जगह कमी की वजह से मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। गुप्त जी के द्वारा, प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और कनुप्रिया किसके द्वारा लिखा गया, धर्मवीर भारती के द्वारा 1959 में लिखा गया है। भारती के द्वारा, धर्मवीर भारती है, ठीक है। और उर्वशी तो आप लोग सभी को पता है कि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर का नोवेल है। उर्वशी दिनकर जी का नोवेल है उर्वशी। कब लिखा गया, 1961 में। चलिए इसको उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है, क्या है? तो भी इसमें भी दिया निशा निमंत्रण पहले आया है, या फिर प्रणय पत्रिका है, या फिर जाल समेटा है, या फिर मिलन यामिनी है। तो इसका भी रचनाकार अगर हमें पता होगा कि प्रकाशन काल कब है इसका, तो हम इसको निकालने में आसानी होगा। तो इसका देखिए सबसे पहले तो निशा निमंत्रण आया है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मिलन यामिनी आया है, फिर प्रणय पत्रिका, फिर जाल समेटा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निशा निमंत्रण कब आया है, 1938 में आया है। फिर आया है मिलन यामिनी 1950 में, ठीक है। याद करते हुए इसको चलिएगा। उसके बाद आया है 1954 में आया है प्रणय पत्रिका। फिर आया 1959 में जाल समेटा, 1959 में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग बहुत आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो भी आपको कुछ पूछना होगा कमेंट में प्लीज़ आप लोग पूछिएगा, या जो भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम फिर से पूछ रहा है। पहले मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, या फिर असाध्य वीणा। यह पूछ रहा है कि क्या इसका अनुक्रम है। अगर आपको पता होगा कि इसका प्रकाशन काल क्या है तो आप लोग इसका आराम से उत्तर बता सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक आपको पता होगा कि प्रलय की छाया जो है, प्रलय की छाया किसने लिखा है? प्रलय की छाया ने लिखा जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद ने लिखा। कब लिखा था? 1925 में लिखा है। उसके बाद मधुबाला किसने लिखा है? 1936 में लिखा। किसने लिखा है? बच्चन साहब ने। आपको पता होगा, जगह कमी है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रसाद, ठीक है। बच्चन साहब ने लिखा 1936 में मधुबाला। आप लोग देख लीजिए इसमें किसका आंसर मिल रहा है कि पहले प्रलय की छाया आया है, फिर मधुबाला आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 मिलता जुलता लग रहा है। देखिए अब देख लेते हैं असाध्य वीणा का और पटकथा के बारे में। तो असाध्य वीणा किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा है, 1961 में लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने लिखा 1961 में। और पटकथा को लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने। कब लिखा? 1972 में। 1972 में लिखा है धूमिल ने। इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह का कमी है, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? फिर से वही पूछ रहा है कि दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, और पहला पड़ाव। इन सबको आपको याद करना होगा, सबका प्रकाशन वर्ष, तभी आप लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ सबका लिख देती हूँ कि दिव्या किसने लिखा है। दिव्या लिखा है, दिव्या लिखा किसने? 1945 में लिखा है। किसने लिखा है? यशपाल जी ने।
यशपाल जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जहाज का पंछी 1954 में किसने लिखा? इलाचंद जोशी ने। 1954 में लिखा है इलाचंद जोशी ने, इलाचंद जोशी। किसने लिखा? जहाज का पंछी ने, ठीक है। उसके बाद आ गया अमृत और विष, सभी को पता होगा अमृत लाल नागर की रचना है, 1966 में लिखा है नागर साहब ने, अमृत और विष। उसके बाद हो गया पहला पड़ाव, किसने लिखा है? शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल की बात हो रही है, रामचंद्र शुक्ल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। 1987 में लिखा है शुक्ल ने, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल की बात हो रही है, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए किसमें है, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? परिंदे है, राजा निर्वंशिया है, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। ये 4 ऑप्शन को ये दिया हुआ है, आप लोग इसका बताइए। इसका भी पहले आपको जानना पड़ेगा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तभी इसका सही उत्तर निकल पाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन आया था। तो राजा निर्वंशिया का समय काल कब है? तो 1957 में आया था, ठीक है। और परिंदे का कब था? 1960 में आया था, ठीक है। और उसने कहा था कब आया था? 1915 में आया था। किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखा था। मैंने आपको चारों का प्रकाशन वर्ष बता दिया है, आप लोग उसके अनुसार आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका। पहले क्या था? राजा निर्वंशिया कब लिखा था? 1957 में। परिंदे 1960 में, ठीक है। उसने कहा था 1915 में। और एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। तो अब देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले 1901 में जो भी क्या आया है, 1901 में आया एक टोकरी भर मिट्टी, पहला ये हो जाएगा। फिर हो गया 1915 में उसने कहा था, जिसका रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ही मार्मिक कहानी है, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। और तीसरा हो जाएगा राजा निर्वंशिया, ठीक है, 1957 में लिखा गया था। फिर परिंदे हो जाएगा कब? 1960 में लिखा गया था परिंदे। किसके द्वारा? निर्मल वर्मा जी के द्वारा परिंदे लिखा गया था। और राजा निर्वंशिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया था। आपको मैंने चारों का बता दिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप नोट कर लीजिएगा। आपको मैंने चारों का रचनाकार बता दिया, मैंने चारों के प्रकाशन वर्ष काल बता दिया, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। फिर से वही पूछ रहा है कि 4 प्रकाशन ये निबंध दिया हुआ है और प्रकाशन का सभी का पूछ रहा है। कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ और अशोक के फूल। यहाँ पर चारों के बारे में पूछा गया, तो जान लेते हैं सभी का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। तो कला और जोखिम जो है, कला का जोखिम 1981 में लिखा गया। कब लिखा गया है? 1981 में, 1981 में लिखा गया है, ठीक है। फिर लिखा गया आस्था और सौंदर्य कब लिखा गया? 1961 में लिखा गया है। फिर अशोक के फूल जो है 1948 में लिखा गया है। और श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में लिखा गया है। तो आप लोग देख लीजिए सबसे पहले क्या हो जाएगा। 1942 में क्या लिखा गया है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है कि पहले श्रृंखला की कड़ियाँ आया था। फिर क्या आया था? 1948 में लिखा गया था अशोक के फूल। फिर आया था 1961 में आस्था और सौंदर्य। फिर आया था कला का जोखिम 1981 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आज की वीडियो में यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।